नमस्कार मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा ये क्लिप देखिए। ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रमुख अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस, 36 साल के युवा, आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए, कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और कर्नाटक में ही इनको नाम दिया गया था सिंघम। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं। सभी सर्वे में बीजेपी को 0 दी गई है। कुछ सर्वे में एनडीए को 0 से 8, किसी में 4 से 6 ऐसे करके सीटें दी गई हैं। पहले बात करते हैं 2019 की। उस समय डीएमके जो कि यूपी में थी और अब इंडिया गठबंधन में है, डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल और वीसीके ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इनको 52.65% वोट मिले थे। डीएमके 23 सीटों पर लड़ी थी, 23 पे ही जीती थी। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, 8 पे जीती थी। सीपीआईएम 2 सीटों पर लड़ी थी, दोनों पे जीती थी। आईयूएमएल 1 सीट पे लड़ी, 1 पे जीती। वीसीके 1 सीट पे लड़ी, 1 पे जीती। 2019 में एआईडीएमके ने 1 सीट जीती थी। पीएमके, बीजेपी, डीएमडीके और टीएमसी जो कि तमिल वनीला कांग्रेस है, इनको कोई सीटें नहीं मिली। एनडीए को 30.27% वोट मिले। 2019 में एनडीए की पार्टनर एआईडीएमके में की सरकार जो पहले वहाँ थी, जो कि हट चुकी थी, में व्याप्त भ्रष्टाचार से वहाँ की जनता त्रस्त थी और बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता नहीं था। पर अब हालात बहुत बदल गए हैं। वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि हालातों में क्या बदलाव हुआ है और बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। पहले वो बात करते हैं कि ऐसा क्या नया हो गया कि बीजेपी की सीटें बढ़ना स्वाभाविक ही हैं। ऐसे क्या नए फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स की बात करें तो पहला, भाजपा प्रमुख अन्नामलाई की छवि। दूसरा, नरेंद्र मोदी का वहाँ से चुनाव लड़ना। तीसरा, भ्रष्टाचार से पनपती राज्य सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी। चौथा, सेंगोल। पांचवा, डायनेस्टी जो पॉलिटिक्स है उस पे अन्नामलाई की तरफ से घातक प्रहार करा जाना। मठों का प्रभाव व मठों के रोजमर्रा के जो कार्य हैं उन पर प्रदेश सरकार की दखलंदाजी। केंद्र की विकास योजनाएं व लाभार्थी योजनाएं। सबसे पहले बात करते हैं अन्नामलाई के बारे में। इस आदमी के बारे में जितना जानना चाहोगे वो कम है। ही इज ए मैन ऑफ इथिक्स और मोरल। उम्र महज 36 साल। एमबीए फ्रॉम आईआईएम, आईआईटी ग्रेजुएट। 2011 कैडर के कर्नाटक में आईपीएस रहे। 2 जिलों में एसपी रहे। कर्नाटक के लोगों ने ही इन्हें सिंघम का दर्जा दिया या असली सिंघम कहा। मुख्य रूप से स्पष्टता के साथ बोलते हैं। इनकी रैलियों में कैसी भीड़ आती है। आजकल पदयात्रा कर रहे हैं माई लैंड माई पीपल के नाम से। जरा एक वानगी देखें इनके प्रति जनता के प्यार।
नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की 2 सीटों में से एक में लड़ना तय है। 2 सीट हैं रामनाथपुरम, जहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है, और दूसरी सीट है कन्याकुमारी। यहाँ 2014 में बीजेपी जीती थी, पर 2019 में बहुत थोड़े अंतर से हार गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कई बार मंचों से बोल चुके हैं कि मोदी तमिलनाडु की किसी भी सीट से लड़कर जीत सकते हैं। हाल ही में मोदी तमिलनाडु गए थे, वहाँ एक सफल रोड शो निकाला। एक बार उस रोड शो को देखिए। अमित शाह भी मंच से कई बार कह चुके हैं कि तमिलनाडु 2 बार प्रधानमंत्री पद के अत्यंत करीब था, पर दोनों बार डीएमके की वजह से यहाँ से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तमिलनाडु से अगला प्रधानमंत्री होगा और भविष्य में कोई तमिल भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उनका इशारा साफ मोदी और अन्नामलाई की तरफ था। अब हाल में ही मोदी ने तमिलनाडु दौरे पर सौगातों की बौछार कर दी। हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी के विरुद्ध, अगर मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ते हैं तो मोदी के विरुद्ध स्टालिन को चुनाव लड़ना चाहिए। वहाँ की जनता ने, आप अगर वो वीडियोस देखें तो वहाँ की जनता ने स्टालिन का इतना मजाक बनाया कि मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि भाई स्टालिन का वो कदी नहीं है कि मोदी के आसपास भी या किसी भी हद तक मोदी को छू भी सके। भ्रष्टाचार। अन्नामलाई द्वारा डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ी प्रखरता के साथ उठाया गया, जिसको तमिलनाडु में डीएमके फाइल्स का नाम दिया गया। डीएमके फाइल्स सेकंड भी आई है। ईडी द्वारा जब सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था तो वहाँ की सरकार ने सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाए रखा, जिसपे राज्यपाल रवि करके कुछ नाम है उनका, वो भी पूर्व आईपीएस हैं, उनके द्वारा विरोध किया गया। तब यही अन्नामलाई थे जो दृढ़ता के साथ राज्य सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरते रहे, और वो राज्यपाल का एनके रवि नाम है, उनका बचाव करते रहे। सेंगोल। संसद में जब सेंगोल लगाया गया तो वो भी एक तरह से तमिल अस्मिता से जुड़ गया। दक्षिण के लोग, जब देखा जाए तो दक्षिण के लोग अपने आप को देश से कटा हुआ महसूस करते हैं थोड़ा सा। उनको भी देश के प्रति अपनात्व का एहसास हुआ, इसलिए उनकी नज़र में तमिलनाडु को राष्ट्रीय गौरव दिया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से। डायनेस्टी पॉलिटिक्स। अन्नामलाई को अगर सुने तो वो जनता पर के मन पर प्रहार करते हैं। तमिलनाडु में लोकतंत्र जरूर है, पर सत्ता हमेशा ही कुछ परिवार घरानों के पास ही रही है। आम जनता उनके सामने लड़ने की सोच भी नहीं सकती। अन्नामलाई जनता से उनके बच्चों को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं, जो जनता पे असर भी कर रहा है। मठों का प्रभाव व सरकार की दखलंदाजी। आपको याद होगा कि संसद में जब सेंगोल को स्थापित करते वक्त प्रधानमंत्री को जो मठ प्रमुखों ने, जो तमिलनाडु से आए थे, उन्होंने सेंगोल दिया। वो मठ प्रमुख सभी तमिलनाडु के से आए थे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जब तमिलनाडु दौरे पे गए तो रामकृष्ण मठ की 125वीं स्थापना दिवस पर
वो रामकृष्ण मठ गए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार काफ़ी वक्त से इन मठों के जो रोज़मर्रा के कार्य होते हैं या जो भी प्रथा होती है उनमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करने लगी है। इससे मठों से जुड़े लोगों में विरोध व्याप्त है और अंत में विकास योजनाएं व लाभार्थी योजनाएं जिस तरह से उठाई जा रही है अन्नामलाई द्वारा, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्नामलाई जनता से किस हद तक जुड़ चुके हैं। कंक्लूजन, तमिलनाडु की 39 सीट्स पर पिछले चुनाव में वहां भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं था। अब बेहद मजबूत व कद्दावर चेहरा है और ये सभी कारण स्पष्ट दिखा रहे हैं कि एलडीए वहां से करीब 20 से 25 सीटें निकाल सकता है और ऐसा होता है तो इस राज्य से इंडिया गठबंधन के पास जो 38 सीट्स हैं उसमें कमी आएगी। यहाँ तक कि यहाँ कांग्रेस के पास जो 8 सीट हैं वो भी घट जाएंगी और ऐसा होता मुझे दिख रहा है। सेव कर लीजिएगा और चुनाव के बाद इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स करिएगा। कल बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बाद कांग्रेस की सीट घटेंगी या बढ़ेंगी। नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।